नमस्कार। साहित्य तक के बुक कैफे के एक दिन एक किताब में मैं जयप्रकाश पांडे आपका स्वागत करता हूं और आज मैं नीलम गुप्ता की पुस्तक गांव के राष्ट्रशिल्पी इसके साथ उपस्थित हूं। यह एक अलग तरह की पुस्तक है। नीलम गुप्ता जानी मानी पत्रकार हैं। राजनीति शास्त्र से स्नातकोत्तर और पत्रकारिता से डिप्लोमा करने के बाद उन्होंने पत्रकारिता शुरू की। 4 दशकों से अधिक समय तक पत्रकारिता में रही। कई अखबारों में काम किया और कई जगह पहली महिला पत्रकार के रूप में उन्होंने अपने को दर्ज किया। लेकिन पत्रकारिता में वो इसलिए आई क्योंकि उनके दिमाग में यह था कि समाज को बदलने की कोशिश करनी है। समाज कैसे बदले, राजनीति से बदले या पत्रकारिता से बदले या आंदोलन से बदले। उनको लगा कि आंदोलन से बदलने के लिए कलम जो है वह सबसे बड़ा माध्यम हो सकती है और उन्होंने कलम से अपनी शुरुआत की, इस यात्रा की और कई पुस्तकें उनकी प्रकाशित हो चुकी हैं। हाशिए के हाथ, इनविजिबल लेबर, छोटी दरबी और नर्मदा, बाल साहित्य, चिड़िया, टिनटिन और सवेरा। अनुबंध जो है वह हिंदी गुजराती में आ चुका है। बहुत सारे पुरस्कार भी पा चुकी हैं, अनुवाद काम भी कर चुकी हैं, ढेर सारा शोध कार्य वो कर चुकी हैं। 8 से अधिक शोध पुस्तकें उनकी प्रकाशित हो चुकी हैं। प्राध्यापक भी रही हैं गुजरात विद्यापीठ में, पत्रकारिता विभाग में। यह पुस्तक गांव के राष्ट्रशिल्पी जो है वह गुजरात विद्यापीठ ग्रंथावली के तहत प्रकाशित हुई पुस्तक है। गुजरात विद्यापीठ के 100 साल हो चुके हैं। महात्मा गांधी का एक स्वप्न था, इस विद्यापीठ के जो छात्र पढ़े उनमें से कुछ छात्र विशिष्ट ग्राम शिल्पी कार्यक्रम का हिस्सा बने और अपने पूरे जीवन के लिए किसी एक गांव को समर्पित करें और उस गांव में जाके काम करें। और यह प्रक्रिया जो है वह लगातार चलती रही। यह पुस्तक उन्हीं ग्राम शिल्पियों के कर्म को समर्पित है। वे ग्राम शिल्पी किस तरह से अपने जीवन के सबसे बड़े, एक अच्छी पढ़ाई लिखाई करके, विश्वविद्यालय की उपाधि हासिल करके, बड़े पैसे की नौकरी को छोड़कर एक स्वप्न के लिए, एक आदर्श के लिए, उस आदर्श और उस स्वप्न के लिए जिसका सपना महात्मा गांधी ने देखा था, एक आदर्श ग्राम की स्थापना के लिए एक अनजानी जगह पर जाते हैं, उस गांव को चुनते हैं। विश्वविद्यालय उनमें मदद करता है उस गांव के चयन में। उसके बाद उस अनजाने गांव में जाकर वे विविध क्षेत्रों में काम करते हैं। जब नीलम गुप्ता के सामने गुजरात विद्यापीठ ने यह बात रखी तो उनको लगा कि यह एक बहुत ही कठिन क्षेत्र है जिसमें मैं जा रही हूँ, इसमें काम कैसे होगा। शुरुआत में उन्हें लगा कि मुझे डेटा मिल जाएगा और मैं आंकड़ों के साथ इस काम को कर सकूंगी। लेकिन जब उनको गांव में, सुदूर इलाकों में जाकर देखने का मौका मिला, बहुत सारे तथ्य और आंकड़े खत्म हो चुके थे और जो लोग बचे थे उनमें कुछ कई दशक पहले गए थे और उन्होंने गांव के जीवन में किस तरह से अपनी भूमिका निभाई, उसको उन्होंने बहुत करीने से दर्ज किया। यह पुस्तक काफ़ी श्रम और काफ़ी समय लेकर बनी है। मैं बता दूं कि कौन से खंड हैं, उसके बाद कुछ उदाहरणों की बात करूंगा। ग्राम शिल्पी कार्यक्रम क्या है, उसकी पृष्ठभूमि वो इस अध्याय में बताती हैं। फिर कैसे बनी ग्राम शिल्पी योजना, क्या था इस योजना का उद्देश्य, वह योजना क्या थी, उस योजना का स्वरूप क्या था ग्राम शिल्पी योजना का। यह कार्यक्रम नहीं था किसी तरह का, यह एक प्रयोग था और उस प्रयोग को पूरा करने की जिम्मेदारी, साझी जिम्मेदारी थी। कोई एक व्यक्ति उसके पीछे नहीं था, बल्कि एक संगठन, एक समूह, एक सोच, एक आदर्श, एक सपना भी उसके साथ शामिल था। ग्राम शिल्पी कौन हो सकता था, कौन है, कार्य क्षेत्र गाँव क्यों था और उस गाँव का चयन किस तरह से होता था, उनकी कार्य पद्धति क्या थी। ग्राम शिल्पी बनने की जब प्रक्रिया हो जाती थी, गुजरात विद्यापीठ जो है वह बाकायदा हर साल इस कार्यक्रम की सूचना देता था और जब जो लड़के चयनित होते थे अपनी इच्छा से, उनका प्रशिक्षण क्या होता था, चयन कैसे होता था, उनके प्रशिक्षण का स्वरूप क्या होता था, उनको कहाँ से वित्तीय प्रबंधन, किस तरह से उनकी आर्थिक मदद की जाती थी, ग्राम शिल्पी और विद्यापीठ के बीच किस तरह से लगातार संबंध रहता था। ग्राम शिल्पी की संरचना का जो मूल तत्व है,
आजीवन गांव में निवास। यह नहीं है कि आपने आज गांव का चयन कर लिया और साल 2 साल 4 साल बाद आप वहां से किसी दूसरी रोजगार या नौकरी की तैयारी कर रहे हैं और आपको मिल गया तो आपने छोड़ दिया। एक बार यह संकल्प लेने के बाद आप छोड़ोगे नहीं। आजीवन गांव में निवास का स्वप्न है। गांव भी अपनी पसंद का कैसे हो, रहने खाने की व्यवस्था गांव करेगा। गांव की ज़रूरत आधारित आपको काम करना पड़ेगा। ये नहीं कि आप अपनी मनमर्जी का काम करने लगे, बल्कि गांव को किस तरह की ज़रूरत होगी। हालांकि काम करने की स्वतंत्रता और जिम्मेदारी है, और उसमें गुजरात विद्यापीठ का क्या योगदान है। ग्राम शिल्पी और उनका कार्यक्षेत्र, उन्होंने ये भाग 1 में उन्होंने बाकायदा इस बात का ग्राम शिल्पी जो कार्यक्रम है उसकी भूमिका रखी है। जो दूसरा भाग है उसमें उन्होंने ग्राम शिल्पियों का जो कार्य है उसको देखा है नज़दीक जाके, कि उत्तर गुजरात में उन्होंने जलदीप ठाकर और दशरथ धर्मा वाघेला के काम को देखा है। दक्षिण गुजरात में वो अशोक चौधरी, घनश्याम राणा, जेत सिंह राठौर, गौतम चौधरी, नीलम पटेल, मोहन माहला की बात करती हैं। और पहली बार किस तरह से राधा कृष्ण शर्मा ने गुजरात के बाहर, गांधी जी ने यह स्वप्न गुजरात को लेकर देखा था। गुजरात विद्यापीठ की जब स्थापना की थी तो उनका मानना था कि ग्राम शिल्पी गुजरात विद्यापीठ से, चूंकि वहाँ पढ़े हुए स्थानीय लोग, लड़के होते हैं, छात्र होते हैं, इसलिए वो गाँव का चयन करें, क्योंकि गांधी के सपनों का भारत वह गाँव में बसता था। पहली बार उत्तर प्रदेश के राधा कृष्ण शर्मा ने कहा कि मैं भी अपने गांव में जाके इस प्रयोग को करूंगा, और उन्होंने बाकायदा गुजरात विद्यापीठ के प्रबंध समिति से, वहां के कुलपति से इस बात की विशेष अनुमति ली, तर्क लिया, और उन्होंने कहा कि या तो आप गांधी जी को राष्ट्रपिता कहना बंद कर दीजिए, या उनके स्वप्नों को पूरा करने के लिए गुजरात के बाहर भी अवसर दीजिए। और इस तरह से वे उत्तर प्रदेश में किस तरह जाते हैं, वहाँ क्या करते हैं। उसके बाद लोक शक्ति क्या कुछ नहीं कर सकती, इस कंक्लूजन के साथ नीलम गुप्ता आती हैं और वो बताती हैं कि इस कार्यक्रम का सबसे मजबूत पहलू क्या है। कुछ सुझाव भी देती हैं वो, और यह पुस्तक जो है कई तस्वीरों के साथ बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक बन पाती है। खास बात यह है कि ग्राम शिल्पी योजना का जो मुख्य उद्देश्य था वह मैं जैसे बता चुका हूँ कि गाँव के बच्चे पढ़ाई पूरी करके वापस अपने गाँव जाएं और गाँव का पुनर्निर्माण करें। गांधी जी इस लक्ष्य को जो है गुजरात विद्यापीठ के केंद्र में लाना चाहती थी, यह उनका स्वप्न था। उनका ये मानना था कि देश और दुनिया के बदले सामाजिक व आर्थिक वातावरण से गांव विमुख हो रहे हैं, इसलिए युवकों को गाँव में भेजा जाना चाहिए। ग्राम स्वराज की जो उनकी कल्पना थी उसमें यह था कि अगर गाँव बनेगा और सामाजिक आर्थिक पर्यावरण की दृष्टि से मजबूत होगा तो वहाँ से किसी भी तरह से विस्थापन नहीं होगा। संपोषित विकास क्या है, ये गांव में जाकर गांव का बनकर ही समझा जा सकता है। वहाँ के लोगों की ज़रूरतों को समझकर, वहाँ की ताकत को समझकर और उससे बाहर लाकर गांववासियों के। इसलिए संपोषित विकास के लिए भी ग्राम शिल्पी योजना की ज़रूरत थी। गांधी ऐसा मानते थे। उनका मानना था कि विकास की दिशा में को ग्रामोन्मुखी होना चाहिए, और ग्रामोन्मुखी होने के लिए ज़रूरी है कि वहाँ गांव में रहा जाए। 21वीं सदी में गांधी दर्शन का उद्देश्य यही था कि संपोषित ग्रामीण विकास हो और एक मॉडल, एक आदर्श खड़ा हो, और गुजरात के उच्च शिक्षण संस्थान, स्वैच्छिक संस्थाएं, कर्मशील संलग्न सरकारी विभाग इससे जुड़े, यह एक कोशिश थी। कई उदाहरण वो देती हैं किस तरह से ग्राम शिल्पियों को पहली चुनौती हुई, उसको उन्होंने बाकायदा उनके प्रारंभिक जीवन से लेकर उनके अब तक के जीवन को उन्होंने दर्ज किया है। बहुत ही एक तरह से प्रेरणादायक आख्यान है, चुनौतीपूर्ण है, और नीलम गुप्ता को इस बात के लिए बधाई दी जानी चाहिए। गुजरात विद्यापीठ को भी बधाई दी जानी चाहिए। पुस्तक भंडार गुजरात विद्यापीठ से इस पुस्तक को प्राप्त किया जा सकता है, उन्हें ईमेल लिखा जा सकता है। 400 रुपये इस पुस्तक का मूल्य है। पृष्ठ संख्या 416 है। गाँव की तस्वीर बदल सकती है यह एक पुस्तक, अगर इसके उदाहरणों को, इसमें दिए गए कामों को और इसके उद्देश्यों को अपने जीवन में अपनाया जाए। नीलम गुप्ता और गुजरात विद्यापीठ को मैं पुनः बधाई दूंगा कि गांव में आज भी महात्मा गांधी के आदर्शों को पूरा करने की दिशा में कोई संस्थान, कोई शिक्षण संस्थान काम कर रहा है, और उसको लोगों के सामने तक लाने का जो प्रयास
संस्थान के रूप में गुजरात विद्यापीठ और व्यक्ति के रूप में नीलम गुप्ता, और उनसे जुड़े हुए लोगों ने बाकायदा वहाँ के कुलपति राजेंद्र मणि खिमाड़ी, जो उस समय वाइस चांसलर थे, प्रोफेसर निखिल भट्ट जो कुल सचिव थे, इला आर भट्ट, इन लोगों ने जो संस्तुतियाँ दी हैं, जो सहयोग किया है, उसके लिए वो बधाई के पात्र हैं। उम्मीद है साहित्य तक का यह एपिसोड आपको पसंद आया होगा। इस कार्यक्रम में आप किस तरह की पुस्तकों की चर्चा चाहते हैं, इसके बारे में अपनी राय से हमें ज़रूर अवगत कराएं। हमारी कोशिश होती है कि विविध विधाओं की पुस्तकों के साथ आपके पास पहुंचूं, ताकि आपको अच्छी पुस्तकों के चयन में आसानी हो। कल ठीक इसी समय मैं किसी पुस्तक के साथ मिलूंगा। देखते रहें साहित्य तक। धन्यवाद।